टेबल पे नमक रखने की आदत खत्म कर दीजिए। एक जमाना था जब हमारी टेबल पे नमक मिर्च सब चीजें रखी होती थी, तो वो एडिड चीजें हैं, आपको अवॉइड करना है। सॉल्ट एटलीस्ट टेबल पर ना हो, जिससे कि आप एक्स्ट्रा नमक डालने की आपकी आदत खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली। और सब खाना बनाने के टाइम पे भी आपको कम नमक यूज करना है, या हम लोनर सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट जो आते हैं मार्केट में वो यूज कर सकते हैं। यस। सो सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, घर में आपके माता पिता, आपके कजिन्स, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर या किसी भी को भी घर में है अगर ब्लड प्रेशर, तो चांसेस आपके बढ़ते हैं। और ये बीपी हर एक को है, किसी को लो और किसी को हाई, कोई व्यक्ति बीपी से नहीं बचा हुआ। तो आपने बहुत विस्तार से और किचन के बारे में जो चीजें बताई, किस प्रकार से हमको किचन में चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम सभी को ओम, अर्चना जी को भी ओम। आपका आज व्याख्यान रहेगा हमारे बीच, उच्च रक्तचाप और उसका प्रबंधन। आपका स्वागत। हमारे इस ग्रुप में जितने भी नए लोग आए हैं, डॉक्टर्स जो हमारी क्लास में पहले भी आ चुके हैं वो भी आए हैं, उन सबका भी बहुत स्वागत। सभी का स्वागत करते हुए, और हमारे अधिकारी गण भी अगर बीच में हैं तो उनका भी स्वागत करती हूँ। मोबाइल पे देख नहीं पा रही हूँ, अगर कोई बीच में आए देख होंगे तो उनका स्वागत है जी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आपका स्वागत। और मैं अनुरोध करूंगी अनिल शर्मा जी से कि आपके विषय में हमें जानकारी दें। धन्यवाद। ओम जी, डॉक्टर अर्चना जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कक्षा में हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी फूड और न्यूट्रिशन विषय पर पिछले सप्ताह भी उस पर चर्चा हुई थी, और जब किसी बात पर कोई चर्चा प्रारंभ होती है तो हमारी इच्छा रहती है कि उस विषय को आगे ले जाया जाए और उसी से जुड़े कोई एक्सपर्ट हमको, अगर कोई महत्वपूर्ण एक्सपर्ट हमको मिल सके तो हम उसको बेहतर तरीके से जान सकें, क्योंकि आधा घंटा समय बहुत कम होता है। तो इस बार हमारे साथी श्री दीप चंद जी के सौजन्य से डॉक्टर साहब ने अपना समय दे रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस एक्सपर्ट हैं, और कई बार तो जैसे खास तौर से एलोपैथी में देखा जाता था, अब तो कम हो गया, वो ये है कि दवाइयों पर तो बहुत जोर होता था लेकिन आहार और न्यूट्रिशन पर बहुत कम जोर होता था। तो उसके कारण से एक पक्षी है, मतलब उसका जो एक डायमेंशन था वो अधूरा रह जाता था, और अब उस पर बड़ा उस पर धीरे धीरे जोर आ रहा है। आप की जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो आपने दिल्ली में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, वहां से पीएचडी की है। उसी तरह से गोविंद वल्लभ पंत जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, आप वहां से आपने एमएससी की है खाद्य एवं पोषण में, और PGDAND और IHCA ये चेन्नई से किया। तो मतलब दिल्ली, पंतनगर और चेन्नई ये आपका प्रमुख रूप से शिक्षा का केंद्र रहा। और आपने इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन से आप मधुमेह टीचर के रूप में आप सर्टिफाइड हैं, और साथ ही सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके खाने पीने का जो प्रबंधन होना चाहिए, ओबिसिटी के लिए जो वेट बढ़ जाता है हमारा, उसके लिए कैसे प्रबंधन होना चाहिए, थायराइड स्टोन में क्या होना चाहिए, ये उन्होंने किया। और बड़ी अच्छी बात यह है जिसके लिए हम सब अगर हम ऑफलाइन होते तो ताली बजा सकते थे, इसमें भी ताली बजा सकते हैं अपने संकेतों के माध्यम से कि उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा मरीजों को आपने ठीक किया है। तो उसके लिए भी मैं विशेष रूप से उनकी प्रसन्नता करता हूँ। इस समय चंद्र लक्ष्मी अस्पताल वैशाली में आप डिपार्टमेंट की हेड हैं, विभाग की प्रमुख हैं, और एक स्वस्ति सुखम केयर फाउंडेशन, अगर मैं नाम ठीक पढ़ रहा हूँ तो उसके डायरेक्टर भी हैं और संस्थापक भी हैं। आप स्वास्थ्य और खुशी हर जगह, ये एक मिशन है, और सभी के लिए पोषण स्वास्थ्य, विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन,
ये कार्यशालाएं आप निरंतर आयोजित करती हैं, तो आप जो आपका लक्ष्य है, एक तरीके से इस समूह का भी लक्ष्य वही है कि सबको स्वास्थ्य और खुशी हर जगह पहुंचे, और इसी दृष्टि से आप हमारे बीच में आए हैं। जो हमारे सभी साथी साधक जुड़े हैं वो भी स्वयं भी लाभ उठाएं, और आगे के लिए भी सब लोगों को कहें अपने ग्रुप्स में, अपने समूहों में, कि उसका लाभ उठाएं। तो मैं आज इसने जो आपका विषय, जो अभी तक इंसिडेंटली हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं, लेकिन शायद उच्च रक्तचाप, हाई बीपी पर फोकस रूप में कभी बात नहीं, तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने ये विषय चुना, उच्च रक्तचाप का प्रबंधन। और हमारी जो टीम है, जिसमें सरोज जी तो कोऑर्डिनेशन कर ही रहे हैं, लेकिन दीपन जी का विशेष रूप से सौजन्य है, जिनके कारण से आप हमारे साथ जुड़े हैं, और जीवन जी हैं हमारे साथ ही। तो मैं दोनों का भी शुक्रिया करता हूं, और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कृपया अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, आप म्यूट हो गए डॉक्टर साहब, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी ठीक है? अभी सुनाई दे रहा है? जी अब ठीक है। ओके। इतना सुंदर सुबह सुबह वर्णन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने योगा एंड एक्सरसाइज सभी ने कर लिया होगा, आई थिंक। यस, आप सब लोग थोड़ा थम्स अप करके मुझे दिखा सकते हैं, तो मैं देख पाऊँ आप सभी लोगों को कि कैसा रहा आपका आज का सुबह सुबह का दिन। और दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों में से कितने लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं? थोड़ा सा अगर बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस कर पाएंगे। ओके, काफी लोग हैं, है ना? ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रेजेंटेशन से शुरू करती हूँ। और सभी लोग दवाइयाँ नियमित समय से ले ही रहे हैं, और कुछ खान पान की चर्चा हम करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्लड प्रेशर में। काफ़ी चीज़ें आपको पता भी होंगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से दवाइयाँ ले रहे हैं और उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जान पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। बट इसको हम थोड़ा सही तरीके से एक बार और देख लेते हैं आज। और उसके बाद जो भी आपके सवाल हो, आप मुझे मैसेज में, चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है? ओके। मैं गूगल मीट पर बहुत ज़्यादा नहीं करती, एक्चुअली विंडो को मैं शेयर करूँगी, राइट? जी शेयर कर सकते हैं, बॉटम में एक एरो बना होगा। हाँ हाँ, वो मुझे दिख रहा है, उसमें आ रहा है एंटायर स्क्रीन, विंडो और टैब। मैं सीधे उसको उससे कर लेती हूँ, करेक्ट ना? एक सेकेंड, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं। तो मैं बड़ा अभी आई थिंक बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा आपके पास, बड़ा होके। अगर आप लोग कोई रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जी चल रही वेरी मच। हाँ जी, तो जैसा कि अभी बहुत ही मेरे बारे में तो बता दिया गया है, और मैं स्वास्थ्य सुगम केयर फाउंडेशन की तरफ से कोशिश कर रही हूँ। ड्यूरिंग कोविड टाइम पे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, तो हम किसी तरीके से न्यूट्रिशन और हेल्थ पर हम काम कर पाए, तो हमने एक संस्था का भी एक निर्माण किया, और जिसमें हमारे साथ 12 लोगों की डाइटिशियन की टीम है, जो ऑल ओवर पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरह तरह के सेशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग लेते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो आप लोग हमारे वो सेशंस को रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और हमसे सवाल भी कर सकते हैं जब भी आप लोग चाहें। क्या? तो हम आते हैं आज के टॉपिक पर कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर जो है एक फोर्स के साथ, जब हमारी जो आर्टरीज में जब ब्लड जाता है, तो अगर हमारी आर्टरीज नॉर्मल है और उनमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं नीचे पिक्चर में शो कर रहा है कि हमारी जो ये रुकावट ना होने पर कितने आराम से ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है एक मेजरमेंट है फोर्स का आर्टरी वॉल्स के अंदर। सिस्टोलिक क्या है? हार्ट बीट हमारी है, और डायस्टोलिक क्या है? हमारा हार्ट जब रिलैक्स करता है। तो जब हमारे जो हार्ट बीट करता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसको आप देख पाते होंगे कि सिस्टोलिक और ओवर डायस्टोलिक,
कि नॉर्मली लिखा रहता है कि 120/80, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि एक आम आदमी के लिए माना जाता है। और यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो ब्लड प्रेशर भी है हर व्यक्ति के लिए, वैसे एक नॉर्मल एक हम कहते हैं 120/80, बट कई लोगों के लिए ये भी अलग अलग होता है। जैसे यंगर एज में किसी का जो है आपका 100/70 इज नॉर्मल, मेरा हमेशा 90/50 और 100/70 आई फील बेटर। मेरा अगर 120/80 हो जाता है तो आई फील अनकंफर्टेबल। तो बॉडी टू बॉडी भी ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यस, तो ये तो रही हमारी ब्लड प्रेशर की बात। तो अगर हमारी इन धमनियों में कोई रुकावट नहीं है तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे किसी वजह से प्लाक बन गया या कोई रुकावट आ गई तो ये ब्लड प्रेशर जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है ये चेंज होता रहता है। कई बार लो हो जाता है, कई बार हाई हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। तो हाई ब्लड प्रेशर हम किसे मानेंगे? कंसिस्टेंट ब्लड प्रेशर जो कि 140/90 से है या उससे ऊपर है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। ये क्या करता है हमारी, अगर ये लगातार इतना रहता है 140/90 या उससे अबव, तो उससे हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस, किडनी डिसीजेस होने के चांसेस या स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसमें कोई वार्निंग साइंस या सिम्टम्स भी हमें पता नहीं चलते हैं। तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हमने शुरुआत में सबसे पहले आज मैंने कोशिश किया कि आप लोगों से चर्चा करूं। तो क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, तो दैट लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड टू, अगर हम इन चीजों को ट्रीट ना करें, ब्लड प्रेशर हमारा हाई चल रहा है और हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, या हम जो अलग हमारे जो प्रक्रिया है ब्लड प्रेशर की मैनेज करने की, जैसे कि आप लोग सुबह सुबह उठ करके योगा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू मेंटेन ब्लड प्रेशर और शुगर, राइट। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो उससे भी हम अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्ट्रोक की परेशानी जो कि हमारे ब्रेन में होती है, ब्लड वेसल डैमेजेस हो जाते हैं जिसमें कि आपका प्लाक बन गया, तो उसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इन बीमारियों में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कभी आगे बात चर्चा चलेगी या कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इन टॉपिक्स पर बात भी करेंगे। हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर की परेशानी या किडनी फेल्योर, तो ये हमारे देखा जाए तो बेसिकली 4 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से इफेक्टेड होते हैं। और जब ये इफेक्टेड होते हैं तो उसकी वजह से हमारा ये बहुत पूरी बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है और बॉडी किसी न किसी तरह की परेशानियों से जूझती रहती है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ये जो चारों ऑर्गन्स हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे शरीर को चलाने में। किसी भी एक मेन ऑर्गन में अगर किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है तो हमारी समस्या बढ़ जाती है। यस, तो ब्लड प्रेशर इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पहला तो ये हमारे हृदय को ठीक तरीके से काम करने में मदद करेगा। हमारे हृदय को बहुत ज्यादा काम मतलब परेशानी नहीं होगी और बहुत हार्ड जो फंक्शनिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमारे हार्ट को। यस, और हमारे जो आर्टरीज की जो वॉल्स है उसको हार्ड बना देता है, उनकी जो कहना चाहिए उसमें जितनी इंटरनल जो थिकनेस होनी चाहिए वो उसको कम कर देता है। तो उसको ठीक रखने के लिए ब्लड प्रेशर पर काम करना बेहद जरूरी है। हार्ट डिसीजेज और स्ट्रोक को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परसेंटेज ऑफ हमारी जो जनरेशन है वो शिकार हो जाती है और कई बारी सीवियर डिसीजेस की वजह से हमारा जो डेथ रेट बढ़ रहा है। हार्ट फेल्योर, किडनी डिसीजेस और कई बार अंधापन भी बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर पर बात करना बेहद जरूरी है। ओके, या हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ब्रेन को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो ब्रेन के लिए एक तो नंबर 1 स्ट्रोक देगा, सेकंड आपका जो है कि ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कमजोर कर देगा और उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड हमारे इफेक्ट करता है ये हार्ट को। हार्ट के लिए क्या है मेजर रिस्क फैक्टर, हार्ट अटैक का नंबर 1। नंबर 2 ये जो है रिस्क फैक्टर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को बढ़ावा देता है, उसके लिए रिस्क फैक्टर हो जाता है। तीसरा हमारा ऑर्गन हो जाता है किडनी। एज यू कैन सी कि किडनी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी फंक्शनिंग में, हमारे जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें रिलीज करने में। तो जो फिल्टर करती है हमारे जितने भी वेस्ट है हमारी बॉडी में उसको बाहर ले जाने में।
यू कैन सी हेयर ऑल्सो, यूरिन के थ्रू। और आपका हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगा कि इसकी भी जो आपकी इनर जो ब्लड वेसल्स है वो पतली हो जाती हैं, थिक हो जाती है, मतलब नैरो पतली इन द सेंस कि अंदर से वो नैरो हो जाएंगे और बाहर से उनके क्लाक आ जाएगा, तो थिक हो जाती है, तो उससे क्या फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और वेस्ट जो बिल्डअप जो होता है हमारी बॉडी में, वो उसके थ्रू फिर वो किडनी हमारी डैमेज होने लग जाती है, क्योंकि वेस्ट जो है आपका बाहर नहीं निकल पाता है। अनदर ऑर्गन इज आईज। आईज जैसा कि सबको पता है कि वो हमारा क्या करेगा, अगेन ब्लड वेसल्स को वीक करता है, और उसकी वजह से हमारी जो आईज के अंदर भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका ये ब्लड विजन और इवन ब्लाइंडनेस तक पहुंच जाती है। ब्लड प्रेशर कई बार देखा होगा आपने कि अगर आपका बहुत तेज ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आपको धुंधलापन दिखता है, उस दिन सिर दर्द भी होने लगता है ना, तो वो आपकी ब्लड प्रेशर पे एक्चुअली प्रेशर आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी आईज पर इफेक्ट आता है। आर्टरीज पर वो हार्ड बना देता है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया, और उसकी वजह से क्या किडनी और जो हमारे हार्ट के जो काम करना उनको कठिन हो जाता है। और दूसरा कई तरह की और आर्टरीज जब परेशान करती हैं, आर्टरी हमारी हार्ड हो जाती है, तो कई तरह की जो परेशानियां बढ़ जाती हैं, बिकॉज थ्रू दैट हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, और हमारा मेन फंक्शनिंग सारी इसी के थ्रू ही होती है। तो करना क्या है, हु गेट्स इट एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस, किस किस को होने के चांसेस ज्यादा है। जिनको देखिए है उनको कोई लोगों को पता है, बट जिनको अभी नहीं है उन्हें ये चीज समझनी होगी कि हमें किस किस को हार्ट पर टेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ी प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा लें, बिकॉज उससे क्या कर सकते हैं, आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन, हम लोग प्रिवेंशन पर काम करते हैं कि जिनको हो गया है उनका किस तरह से आगे प्रबंधन हो, और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो किस तरह से अपने आप को बचा सके। दिस इज द मेन रोल ऑफ द डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, और वो आजकल सभी लोग समझ भी रहे हैं, आई फील सो। यस, सो सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, घर में आपके माता पिता, आपके कजिन्स, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर, या किसी भी को भी घर में है अगर ब्लड प्रेशर, तो चांसेस आपके बढ़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स इन द सेंस कि अगर आपके घर में अभी आसपास किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपके दादी नानी, किसी पर दादी, किसी को रहा हो, है ना, उसकी वजह से होता है। एज ओवर 40 ईयर्स के बाद क्या होता है कि हमने जो भी पुराना खान पान खाया है पिछले कई सालों में, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी आ गई, और भी कई परेशानियां आ गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी आर्टरीज थिकन होने लग जाती हैं और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे जो हमारे और भी अदर रिस्क फैक्टर्स हैं अगर, तो ये इनकी वजह से हमारी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला ओबेसिटी। सभी को पता है कि मोटापा अगर एक बार आ गया तो उसकी वजह से आपकी सारी बॉडी का सिस्टम या आपकी परसेंटेज ऑफ जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है ना, कई फ्रैक्शंस में। कुछ बीमारियां तो आपकी ऐसी होती है कि ओबेसिटी की वजह से, आजकल जैसे बच्चे हैं, हमारी लड़कियां हैं, अगर वो मोटापा उनको है तो उनको पीसीओडी पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसीज नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ ओवरवेट, राइट, और सिस्ट बन जा रहा है, बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियां जिनको हम कह सकते हैं। लेकिन बड़ी परेशानियों की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से डायबिटीज भी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है। सो ओबेसिटी इज सबसे पहला कल्प्रिट है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है तो वो हाइपरटेंशन के साथ अगर है तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवर, चांसेस ऑफ परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, तो हमें ध्यान रखना है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से में जो हम रिस्क को बढ़ा देते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ महिलाएं ले रही हैं, या एस्ट्रोजन हार्मोन चल रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के चांसेस और बढ़ जाते हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर है वो उनकी कंडीशन थोड़ी और गड़बड़ हो सकती है। डाइट जो आप ले रहे हैं उसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी। और एक्सेस और फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं और सोचते हैं नहीं थोड़ा सा एक पैक तो रोज का चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज का एक पैक नहीं चलता है, आपको कभी कभार लेना है तो इट्स ओके, बट अदरवाइज ये आपके ब्लड प्रेशर की परेशानी को और ज्यादा बढ़ाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, इसके लिए आप सभी लोग मिलकर के बहुत ही अच्छा एक प्रयोजन करके सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो एक समस्या तो हम लोगों की सबने दूर कर दी कि हम मिलकर के सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग।
जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं वो ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ावा देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया शुरू में, जो 3 4 5 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, मैक्रो ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें परेशानियां पैदा करता है और बहुत सारी समस्याओं को आगे बढ़ाता है। तो और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। सारी चीजों का अगर हम ध्यान भी दे रहे हैं लेकिन हम अपने स्ट्रेस को दूर नहीं रख पा रहे हैं, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा और हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो हॉस्टिलिटी, पुअर सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ इंक्रीज द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर एस्पेक्ट्स। आप कितने भी स्ट्रांग हैं, कितने भी हेल्दी हैं, लेकिन स्ट्रेस को बियर नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको परेशानियां हो जाती हैं। डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहला तो यही है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो 3 महीने में एक बार अपने आसपास जाके या अपने घर पे ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। ऐसा भी ना करें कि रोज उठे और सुबह ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, क्योंकि रोज रोज वो देखने पर किसी दिन बाई चांस ज्यादा आ गया तो आपका आधा 10 और 20% ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कराते रहें। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आप जरूर कराइए, अदरवाइज आप रेगुलर वे में जब भी 3 महीने 6 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आपका 140/90 है तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी रीडिंग्स लेते रहना है वो कई बार। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आप जब ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है, ये आपको कई बार कुछ लोग ने बताया होगा, कुछ आपको पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, तो उसका और ध्यान दीजिए कि जब भी आप ब्लड प्रेशर लेते हैं तो कई बार कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि कॉफी आपको नहीं पीनी है या आपको सिगरेट नहीं पीनी है कम से कम आधा घंटा पहले। कभी भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो 30 मिनट पहले अपने इन दोनों चीजों से दूर रहें। दूसरा आपका है कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं उससे 5 मिनट पहले आराम से जरूर बैठें। ऐसा नहीं है कि सीधे आप भागते हुए गए और आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। लेटना चाहें तो आप लेट सकते हैं। पैरों को जमीन पे टच करें अगर आप बैठे हुए हैं तो। पैर आपके झूलते हुए नहीं होने चाहिए, उससे भी ब्लड प्रेशर चेंज आएगा। तीसरा आपका है वियर शॉर्ट स्लीव सो योर आर्म इज एक्सपोज्ड, क्योंकि कई बार क्या है आपने शॉर्ट इसको ऊपर किया और वो यहाँ टाइट हो गई तो उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। तो रिलैक्स होना चाहिए आपका जो भी क्लोथिंग आपने पहना हुआ है। बाथरूम अगर गए हैं तो अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो ब्लडर है वो रिलीज हो जाएगा। तो गो टू द बाथरूम बिफोर द टेस्ट एज ब्लड प्रेशर में इंक्रीज। ओके, 2 रीडिंग्स जो आपकी लेनी है उसका एवरेज फिर हमें लेना है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लड प्रेशर हमने चेक कर लिया हो गया। हमेशा देखिए कि 2 बार वो रीडिंग ले, जो भी ले रहा है आपकी, उनसे आप कहिए कि आप 2 बार इसकी लीजिए और एवरेज क्या आ रहा है वो मुझे बताइए। तो डॉक्टर या नर्स को आप नंबर्स में पूछिए कि कितना मेरा ब्लड प्रेशर आया है। यस, कैटेगरीज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर क्या है? सबसे पहला तो ऑप्टिमल हमारा कहते हैं जो 120 से कम या 80 से कम है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल। जो मैंने जैसे बताया कि 100/70 मेरा रहता है, तो दैट इज ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम किसे बोलेंगे? 130 से नीचे और 85 से नीचे है, यानी 120/80 के आसपास अगर है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। हाई हम किसको बोलेंगे? हाई नॉर्मल 130 से 139 और 85 से 89 के बीच में है, तो वो एक संकेत है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कैटेगरीज को अगर हम ब्लड प्रेशर की कैटेगराइज करें तो 140/159 बाई 90 to 99, दिस इज अ स्टेज 1। सेकंड स्टेज आपकी 160 to 79 by 100 to 109, दैट इज द सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज इज 180/110 से अबव। ओके, देन अब हम आते हैं जो मेरा कोर है कि लाइक हमें करना क्या है कि हमें पता चल गया कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई रेंज में आ रहा है, तो हमारा इस रेंज में स्टेज 1, 2 और 3 वट एवर इट इज, और हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली हमको किस जब ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जब मैं अपने पेशेंट्स के पास जाती हूँ वो भागते दौड़ते आते हैं ब्लड प्रेशर चेक करा के और सीधे मेरे पास पहुंच जाते हैं कि मैडम इतना ब्लड प्रेशर आ गया है। तो वो चीज़ मैंने रियलाइज करके इन पॉइंटर्स को मैंने बनाने का कोशिश किया। उसके बाद हम डाइटरी मैनेजमेंट क्या करें जिससे कि हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल में ला सकें और हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो हमारी ऑब्जेक्टिव डाइट थेरेपी का सबसे पहला यही है कि हमें जो हार्ट है वो हमारा फंक्शन प्रॉपरली करता रहे,
उस पर कोई स्ट्रेन ना पड़े हो, उसे हम कम करें। दूसरा, हमारा जो वेट है, अगर हमारा ओवर वेट है तो वो ग्रेजुअल वेट लॉस हो और धीरे धीरे हो, एकदम से भी वेट लॉस नहीं होना चाहिए। आराम आराम से हम हर महीने 1-1, 2-2 किलो, 3-3 किलो कम करते हैं, दैट इज द परफेक्ट थिंग। ओबीस जो इंडिविजुअल्स हैं आपके, उनका जो धीरे धीरे अगर कम करते हुए नॉर्मल वेट पर जाते हैं तो हार्ट पर कोई स्ट्रेस नहीं आता है या ब्लड प्रेशर में भी डिफरेंस नहीं आते ज़्यादा, और एडिक्वेट हमारी डाइट मेंटेन हो। तो ये हमारे 3 मेन फैक्टर्स रहेंगे अगर हमारा जो मेन कोर है डाइट थेरेपी लेने के लिए। तो करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले हमें प्रिवेंट करने के लिए अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हाउ? नंबर 1, आपको हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखना है। नंबर 2, हेल्दी वेट रखना है। नंबर 3, फिजिकली एक्टिव रहना है। चौथा, अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करना है। और पांचवा, हमें स्मोकिंग छोड़ देनी है, कम नहीं करनी है, छोड़ देनी है। कीप इन माइंड। तो ये 5 फैक्टर्स 5 उंगलियों पे आप आराम से याद रख सकते हैं। यस, मैं इसमें अल्कोहल स्मोकिंग को 1 काउंट करती हूँ और स्ट्रेस को मैं 5th काउंट करती हूँ। ओके, देन वी कम टू द डैश डाइट। डैश डाइट आपने सुना होगा बहुत लोगों से कई बारी कि डैश डाइट क्या होती है? डैश डाइट, जिसमें हम सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं डाइट पर, हम इसमें काम करते हैं आपके फूड पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोडियम इंटेक पर हम बहुत काम करते हैं, सो दैट वी कैन मेंटेन अवर हाइपरटेंशन। कंट्रोल सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक को हम एकदम कंट्रोल में रखना है। कितना करना है उस पर मैं बात करूंगी अभी। दूसरा है आपका जो फैट आइटम है, फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स है, या जो हमारे, उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है 2 to 3 सर्विंग्स, राइट? बहुत फैटी आइटम्स को नहीं खाना है हमको। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हमें सर्विंग्स को बढ़ाना है, 8 या ज्यादा। क्या आप देख पा रहे हैं कि 8 सर्विंग नहीं तो 4 से 5 सर्विंग होनी सब्जियों की बेहद जरूरी है। इस चीज पर आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हमने दाल चावल रोटी सब्जी हमने खा लिया खाने में, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि लंच में हमारे हो जाए और ज्यादा से ज्यादा डिनर में हमारी सब्जियां हो जाए, लेकिन हम कई बारी बाकी के मील में हम सब्जियां नहीं लेते हैं। तो हमारी कम से कम 4 से 5 कटोरी सब्जियां या 8 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। 8 सर्विंग का मतलब हो गया लाइक एक सब्जी है ना, 1 टमाटर हो गया आपका, 1 गाजर हो गई, 1 खीरा हो गया, तो ये सलाद फॉर्म में आपने 3 सर्विंग एक बार में ले लिया। या 1 प्याज भी अगर आप लेते तो वो हो गया आपकी 4 सर्विंग्स। इस तरह से आप इसको समझिए। देन वी कम टू द होल ग्रेन एंड ब्रेड्स एंड सीरियल्स, यानी कि पूरे दिन में जो आप अनाज खाते हो, जिसमें आपके बिस्किट्स भी काउंट हो जाते हैं, ब्रेड्स भी काउंट हो जाती हैं, रोटी आपकी, दलिया, पोहा, उपमा, इडली, जो कुछ भी आप खा रहे हो, वो 6 to 11 सर्विंग, दैट डिपेंड अपॉन योर वेट एंड योर रिक्वायरमेंट, कि आप कितना एक्टिव है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मॉडरेटरी लाइफस्टाइल है, या आपकी जो लाइफस्टाइल है हैवी वर्कर्स हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये डिसाइड होगा कि आपको 11 सर्विंग लेना है या 6 सर्विंग्स लेनी है। देन लीन मीट, फिश एंड पोल्ट्री, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, भी सजेस्ट किया वेजिटेरियन आहार को अपनाएं, बिकॉज इट इज रियली वेरी गुड फॉर द हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी मांसाहार के लिए नहीं बनी है, वो शाकाहार के लिए ही बनी हुई है। और क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन जो आपने देखा है बहुत लंबी नहीं है, और इसमें जितनी है हमारी वो क्या कहते हैं, बहुत लंबी है, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, बहुत लंबी है, तो खाना हमारा घूमते हुए जाता है। और जब हमारा हाई फाइबर फूड होता है, वेजिटेबल्स उसमें ज्यादा होती हैं, तो फ्रेश वो धीरे धीरे आपका घूमते हुए आपका बाहर एनएस से निकल जाता है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में या उसको अपनी एनएस तक पहुंचने में 24 घंटे नहीं 72 घंटे तक लग जाते हैं। और जबकि अगर हम वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो वो हमारी 6 से 8 घंटे में टोटल हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंच जाती है। इसी वजह से कुछ लोगों को 12 घंटे में मोशन पास होते हैं, कुछ लोगों को 24 घंटे में मोशन पास होते हैं, लेकिन जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है एब्जॉर्प्शन तक, वो हमारा 6 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है। और अगर आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी जगह पर कोई फूड पड़ा हुआ है काफी लंबे समय तक, 24 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है, तो वो सड़ने लगता है, और जब वो सड़ने लगता है तो टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और जब टॉक्सिन्स बनने लगते हैं तो उस तरीके से भी हमारी 10 परेशानियां हमारी बॉडी में आने लगती हैं। टॉक्सिफिकेशन के ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 2 सर्विंग आपकी लीन मीट होगी, फिश और पोल्ट्री, और व्हाइट मीट दिस इज कॉल्ड चिकन, वो आप खा सकते हैं। रेड मीट यू शुड अवॉइड। Then we come to the sodium, जैसा मैंने बताया सोडियम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और लोअर सोडियम करने के लिए हमें 2400 मिलीग्राम पर डे से कम नमक लेना है, यानी कि हमारा जो नमक है
3 to 5 ग्राम चम्मच जो होती है हमारी मैक्सिमम लिमिट में आपको बता रही हूँ, हमारा 2.5 से 3 ग्राम नमक इज सफिशिएंट। हमें उतना ही नमक लेना है पूरे दिन में, और जिससे कि हमारी जो बॉडी के अंदर है हमारी जो सोडियम लेवल की कंटेंट ज़्यादा ना हो, और धीरे धीरे हमें इसको कम करना है, तो जिससे कि हमारी आदत पड़ जाए 2 से 3 हफ्ता में कि हम सिर्फ आधी चम्मच नमक ही खाएं। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली 2 से 3 ग्राम ही लेना है। बाकी जिनका नॉर्मल चलता है वो आपका 4 to 5 ग्राम तक जा सकते हैं। अब इसको कम कैसे करें? 2 से 3 ग्राम ही लेना है, पहली बात तो यही हो गई, इससे ऊपर लेना ही नहीं है। तो मैंने इसलिए बोल्ड में लिखा है डू नॉट यूज, इसके ऊपर नहीं जाना है। और बहुत ही सोडियम रिस्ट्रिक्टेड अगर उससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका 3rd स्टेज में है तो आप और आपका सोडियम लेवल जो 135 से 145 नॉर्मल होता है उससे ऊपर जा रहा है 145 से, तो कई बार हम 0 सॉल्ट पर भी पेशेंट को रखते हैं। तो कुछ दिनों के लिए आपको बिना नमक के भी रहना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो सॉल्ट है टेबल पे नमक रखने की आदत सब खत्म कर दीजिए। एक ज़माना था जब हमारी टेबल पे नमक मिर्च की सब चीज़ें रखी होती थी, तो वो एडिड चीज़ें हैं, आपको अवॉइड करना है। सॉल्ट एटलीस्ट टेबल पर ना हो, जिससे कि आप एक्स्ट्रा नमक डालने की आपकी आदत खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली। और सब खाना बनाने के टाइम पे भी आपको कम नमक यूज़ करना है, या हम लोनर सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट जो आते हैं मार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट प्रिजर्व फूड जैसे कि हमारे सॉल्टेड या स्मोक मीट होते हैं, या फिशेस होती हैं, या जो हमारे क्रैकर्स हैं, पोटैटो चिप्स हैं, जो भी रेडीमेड पैक्ड आइटम वी कैन से, वो सब में सॉल्टेड नट्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, स्नैक्स हो गए, इन सब में कोटिंग है सॉल्ट की, इनको हमें यूज नहीं करना है। सॉस हमारे जो आते हैं उसमें सब में सोडियम बेंजोएट, जो बेकरी प्रोडक्ट है हमारी ब्रेड्स हैं, उन सब में सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है बेकिंग एज अ बेकिंग पाउडर। तो जहां जहां आपको लिख रहा है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या सोडियम ग्लूटामेट जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जा रहा है, वो उसमें सोडियम होता है। तो आप इधर तो कह रहे हो मैं तो आधा चम्मच ही नमक खा रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रिजर्व फूड ज्यादा खाते हैं तो इनडायरेक्टली यू आर टेकिंग द सोडियम कंटेंट। तो आपको सोडियम पर काम करना है, राइट? जो चीजें हमारी, अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको करना क्या है, कि आपने क्या किया, 5% तो लगभग आपने ऐड कर लिया था कुकिंग के टाइम पे, है ना? खाना खाने के टाइम पे आप इस तरह की चीजों को आप खा रहे हो, अगर तो फूड के थ्रू आप सिर्फ 5% ले रहे हो, आपने खाने के टाइम पे थोड़ा सा और ऐड कर लिया जो 6% हो गया। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज से भी हमको 12% सोडियम कंटेंट मिलता है। तो आप इतना ये भी समझिए कि हमारे हर फूड आइटम में जो हम नेचुरल है, अगर हम रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, रॉ फ्रूट्स खा रहे हैं, हम अनाज खा रहे हैं, हम सब दालें खा रहे हैं, सब में सोडियम है। तो आप 12% नेचुरल सोर्सेज से भी फूड ले लेते हैं, और प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड फूड्स आप 77% लेते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं हमें काम कहाँ करना है? प्रोसेस्ड फूड पर काम करना है अगर आपकी सोडियम इंटेक ज़्यादा है। तो इस चीज़ पर आप काम करिए, क्योंकि ये तो आपको इमीडिएटली दिख जाता है कि आपने खाने में नमक कम कर दिया, लेकिन जो सोडियम कंटेंट वाली चीज़ें, जैसा भी मैं थोड़ा बता ही रही थी आपको, चिली सॉसेस हो गए, सोया सॉस, गार्लिक सॉस, केचप्स, पिकल्स, चटनीज जो हमें पता ही नहीं चलते हैं, अजीनोमोटो। क्या आपको पता है कि हमारे जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं बहुत प्यार से बहुत चटकारे लेते हुए सूप को पीते हैं, लेकिन उसमें अजीनोमोटो पड़ा हुआ था। दैट इज रियली अ वेरी 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 बैड फॉर अवर हेल्थ। कैंसर की परेशानियां, आपका सोडियम लेवल बढ़ जाना, आपकी थायराइड की परेशानियां, दिस ऑल कम्स बिकॉज ऑफ दिस अजीनोमोटो। तो अगर जो लोग अपने घर में अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इमीडिएटली थ्रो अवे कीजिए, और कोशिश करिए कि बाहर भी जब जाते हैं तो सूप कम से कम लें। और जो आजकल चाइनीज फूड का जो फैशन आ गया है, अजीनोमोटो के बिना चाइनीज फूड बनता ही नहीं है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो प्लीज जस्ट अवॉइड द चाइनीज फूड एज वेल। प्रोसेस्ड चीज और साल्टेड बटर अवॉइड करिएगा जिन लोगों को, अगर आपका सोडियम लेवल ज्यादा आता है या आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। मॉडरेट जिनका सोडियम रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि सोडियम थोड़ा सा कम ही यूज करना है, और 1000 मिलीग्राम सोडियम, यानी कि जब पहले हम 2400 बोले थे अब और आपका आ गया है, तो आपको और कम यूज करना है। सॉल्ट सिर्फ कुकिंग में यूज करना है। जो कैंड वाले फूड हैं उनको भी आपको कम करना है ना? कैंड फूड प्रोडक्ट्स, हम कई बार वेजिटेबल जूसेस यूज कर लेते हैं, कई बार हम लोग सब्जी वगैरह भी लाते हैं, जो लोग रेडीमेड यूज कर रहे होंगे उसमें भी सोडियम प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उन्हें आपको अवॉइड करना है। मोर देन वन सर्विंग एनी ऑफ दिस वेजिटेबल इन अ डे, बीटरूट, कैरेट्स, मस्टर्ड लीव्स, स्पिनच, व्हाइट टर्निप्स आपको अवॉइड करना है। समझ पा रहे हैं? नॉर्मल वेजिटेबल्स की भी अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जिनको रिस्ट्रिक्शन थोड़े ज़्यादा बताएं, यानी 2nd स्टेज ऑफ आपका ब्लड प्रेशर है अगर, तो उनको सिर्फ 1000 mg यानी कि
हाफ टी स्पून से भी थोड़ा और कम, 1/3 टी स्पून तक आप चले जाइए, उतना आपको नमक यूज करना है। और चुकंदर खा रहे हैं या गाजर खा रहे हैं या फिर अभी सर्दियां आने वाली है तो आप बहुत साग खाएंगे, तो वो आपको सिर्फ 1 सर्विंग यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। ऐसा ना हो कि आपने दोपहर में साग खा लिया और शाम को आप चुकंदर और गाजर का सलाद खा रहे हैं। डोंट डू दिस, ओके। अवॉइड क्या क्या करेंगे आप? ब्रेड्स हो गई, ब्रेड रोल्स हो गए, क्रैकर्स हो गए, इवन द कॉर्नफ्लेक्स, ओके, क्योंकि उसमें भी कोटिंग ऑफ प्रिजर्व चीजों से बनता है वो। कुछ फिशेज है, अगर आप फिश खाते हैं तो श्रिम्प, क्रैब और लॉबस्टर, ये 3 तरह की फिशेज हैं जो कि आपको नहीं खानी है। मेयोनेज या मेयोनेज ड्रेसिंग वाली चीजें, सलाद ड्रेसिंग वाले आपको चीजें नहीं खानी है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसके बारे में मैंने एमएसजी बात किया था, जो आपका बेकरी में यूज होता है या प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, प्रोसेस फूड में यूज होता है, इन्हें आपको अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। सोडियम इज हिडन, हमें नहीं पता चलता है। हम अभी बात करते आ रहे हैं कि बहुत सारा जो नमक है, हमें खाने में टेस्ट से ज्यादा छुपा हुआ नमक हम खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम नमक कहाँ कहाँ खा रहे हैं, है ना। जो भी हम टेबल पर टॉपिंग्स के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं सब में सोडियम है, तो जिन्हें हम डेली यूज में खाने की हमें आदत पड़ चुकी है, तो उन्हें आप अवॉइड करिए। दूसरा चीज अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हेल्दी वेट को मेंटेन कर लें कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका कैसे? जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज, राइट। इवन 10 टाइम्स बढ़ जाता है आपका। और अगर आप जो आपका वेट है, अगर आपने 10% भी कम किया है ना, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को बहुत आराम से कम कर सकते हैं। क्या करें इसके लिए? 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 days इन अ वीक आपको कुछ ना कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। आप लोग डेली योगा कर रहे हैं, आप वर्कआउट कीजिए, आपको पसीना आना चाहिए। आप कुछ भी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, उसमें आपको पसीना आना चाहिए। ऐसा नहीं है एसी में बैठ के आप आराम से कर रहे हैं और आपको फिर उसका परेशानी हो जाए, ओके। स्लोली इंक्रीज करिए। अगर आप अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग या आपके जो जानकार लोग हैं उन्हें आप बताइए कि पहले आप वॉक से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़िए और 15 मिनट या आधा घंटा हमारे संग रेगुलरली योगा करिए, है ना। तो इसको आप धीरे धीरे डिवाइड करते हुए 10-15 मिनट एक बार, 10-15 मिनट एक बार करेंगे, फिर धीरे धीरे कंबाइन करके 30 मिनट्स कीजिए। और जिनको ओबेसिटी भी है और जिनको ब्लड प्रेशर भी है, दे कैन गो अप टू 50 मिनट्स ऑन रेगुलर बेसिस। दैट इज अ रिक्वायर्ड एक्चुअली 50 मिनट्स। और धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उसका प्रेशर भी आपकी बॉडी में आएगा, आपको हेडेक रह सकता है। अल्कोहल को लिमिट करना है। जो लोग ड्रिंक लेते होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग ना लें। बट हमारा एक पॉइंट होता है, सब लोग पूछते हैं, तो इसलिए मुझे ये कवर करना पड़ा है कि ड्रिंकिंग मोर देन 1 ड्रिंक अ डे कैन रेज योर ब्लड प्रेशर। इसका आप ध्यान रखिए कि आपको जो भी ब्लड प्रेशर लेना है और इसको आप देख तो you can have 12 ounce kind of beer. You can have wine glass filled with 5 ounce of grape juices. You can have and 1.5 ounce of tea in a glass. आप यूँ समझ लो कि इससे आपको पता चल जाएगा कितना आपको पीना है, तो इसका आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं पीना है, ये आप ध्यान रखिए, ओके। ये नहीं है कि हमने अलाउ कर दिया तो भाई हम अपने हार्ट की चिंता ना करें और अपने आराम से पीते रहें। दैट इज नॉट गुड, राइट। देन डोंट स्मोक। दिस स्लाइड सेज इट ऑल। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ईच टाइम यू स्मोक योर हार्ट हैज टू वर्क हार्डर एंड योर ब्लड प्रेशर गोज अप। नॉट स्मोकिंग इज द बेस्ट थिंग you can do for your cardiovascular system. So most people have to stop smoking at least 3 times before they can really quit. तो धीरे धीरे आप इसको भी कम करिए, क्योंकि उससे भी आपको एंजाइटी आएगी। तो धीरे धीरे आप इसको कम कर सकते हैं। सी योर डॉक्टर एंड लंग एसोसिएशन फॉर हेल्प ऑल्सो। आपके डॉक्टर भी इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, हम लोग भी इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों की, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हूँ, तो जो लोग अगर अपना ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहे हैं और अगर आपका स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, वी हैव अ प्रोसेस वेयर यू कैन थिंक ऑफ हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, राइट। हार्म स्मोकिंग क्या करती है? स्मोकिंग सबको पता है, लेकिन फिर भी पीते हैं। हार्ट रेट बढ़ाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, आर्टरीज को डैमेज करेगी, आपका एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करेगी और आपकी बॉडी में क्लॉटिंग को बढ़ा देती है। क्लॉटिंग बढ़ने का मतलब अगेन हार्ट अटैक्स और आपके ब्रेन स्ट्रोक्स। आपकी जो मेडिकेशंस है, डॉक्टर ने आपको जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस बताई हैं, बिल्कुल टाइमली उनको जरूर लेते रहिए।
नेवर स्टॉप देम टू और रिड्यूस देम विदाउट आस्किंग योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी, नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, आई सजेस्ट कि कोई भी दवाइयाँ आप इमीडिएटली सडनली बंद मत कीजिए। मेरे पास कुछ केसेस आते हैं थायराइड वाले पेशेंट्स के, इवन डायबिटीज के पेशेंट्स के, तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी, कि हमारा तो ब्लड प्रेशर ठीक चला था, शुगर लेवल ठीक चला था, हमने दवाइयाँ रोक दी। कभी भी एकदम से दवाई नहीं रोकनी है, आपको डॉक्टर से बात करनी है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका एकदम लेवल कंट्रोल में रहता है तो आप डोजेस को कम कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ करके, और उसके बाद धीरे 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 आपको दवाइयाँ बंद करनी होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, डाइटरी हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, हम फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, हम लाइफस्टाइल मैनेज करने लगते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, लेकिन हम कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं बंद करनी है, तो वही दवाइयाँ की डोज लेते रहते हैं। तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर कि लाइक मेरा ब्लड प्रेशर अब ठीक रहता है और क्या हम अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं, है ना। रिपोर्ट एनी साइड इफेक्ट्स राइट अवे, क्योंकि अगर आपने बाइक से दवाई बंद करी और उसको कोई भी साइड इफेक्ट आ गया तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए और आपको उस चीज़ पर ध्यान भी देना चाहिए। यू मे नीड, क्योंकि सडनली बंद करने से होगा क्या, आपको किसी तरह का सा इंटरनल हार्ट पर, क्योंकि हार्ट अलग अलग मेन बड़े बड़े ऑर्गन्स है, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी किडनी से कनेक्टेड है ब्लड प्रेशर, तो उन पर अचानक से कोई इफेक्ट डाल सकता है। तो दे आर वेरी प्रीशियस फॉर अस, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यस, डाइट एंड फीडिंग पैटर्न में आपको क्या करना है कि डाइट जो है एसेंशियल है नॉर्मल हेल्दी डाइट के लिए, तो मेजर मॉडिफिकेशन जो हमारे हैं साल्ट एंड सोडियम कंटेंट, जिस पर मैंने बात किया था। दूसरा आपका है कि डाइट को पैलेटेबल बनाने के लिए आप अल्टरनेट चीजें यूज कर सकते हो, लाइक लेमन, यू कैन यूज विनेगर, यू कैन यूज इमली, है ना, खट्टापन उससे अच्छा से आता है, टैमरिंड यूज कर सकते हैं। आप हर्ब्स यूज कर सकते हो, नेचुरल हर्ब्स कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, एनी टाइप ऑफ हर्ब्स, राइट। ऑनियन आप प्याज यूज कर सकते हो, गार्लिक यूज कर सकते हो, इन सब में इनडायरेक्ट नेचुरल सॉल्ट अवेलेबल है, सोडियम अवेलेबल है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप फूड के संग जब इन चीज़ों को अपने ऐड करेंगे, तभी आपने देखा होगा ना, कई बार बिरयानी वगैरह या किसी तरह की कोई चीज़ बनती है, उसके ऊपर ऑनियन या गार्लिक का आपको सब स्प्रिंकलर्स यूज आपने देखे होंगे, या आपने देखा है कि जो हम लोग पिज्ज़ा वगैरह, पिज्ज़ा में अलाउ नहीं कर रही हूँ बट एक आइडिया दे रही हूँ आपको, कि उसमें आप सीजनिंग्स डालते हो तो एकदम से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। प्लेन जब आप खाते हो वो कम नमक लगता है ना। तो कहना का मतलब ये है कि आप अपने जो नॉर्मल खाने में भी उस तरह की सीजनिंग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर वे में। जो फूड आप फ्रीली खा सकते हो, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम शुड बी इंक्लूडेड इन डाइट। पोटेशियम किन किन चीज़ों में होता है ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, लाइक पोटैटोज में, बनानाज में, एप्रिकॉट्स में, सभी लेग्यूम्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, पालक में इवन, बट पालक हमको बहुत ज़्यादा नहीं खानी है जैसा कि सोडियम की वजह से, इसलिए, लेकिन ये पोटेशियम रिच फूड्स हैं जिनको आप एड ऑन कर सकते हो बहुत आसानी से। ओके, ड्राइड इवन एप्रिकॉट्स भी आप यूज कर सकते हैं, जब आपको कभी अचानक से क्रेविंग सी फील हो रही है, आपने एक दो ड्राइड एप्रिकॉट्स अपने मुंह में डाल दिया और आपको अच्छा लगेगा, है ना। फाइबर रिच फूड हमको खाना है, फाइबर शुड बी एडेड इन द डाइट, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस। वाई? जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम ठीक से चलता रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चलता रहे, और आपका जो एम्प्टिंग ऑफ स्टमक है, कि आपने अगर इस तरह की हाई फाइबर फूड खाते हैं तो इमीडिएटली आपको बार बार भूख नहीं लगती है, आपका खाना कुछ समय तक पेट के अंदर रहता है। तो जब आपका खाना 1-2 घंटे तक आपके पेट में रहेगा और आपको एम्प्टिंग ऑफ स्टमक फील नहीं होगा, तो आप 2 घंटे बाद अचानक से दूसरे किसी रेडीमेड जंक फूड की तरफ नहीं भागेंगे, है ना। तो इसलिए इस तरह का, या आपको लग रहा है बीच में आपको भूख सी लग रही है, आप एक फ्रूट उठा कर खा सकते हो, आप सैलेड उठा के खा सकते हैं, या आप रोस्टेड पल्सेस उठा के खा सकते हो, भुने हुए चने, भुने मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा, आजकल सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो रोस्टेड हो, वो आपकी डाइट नमकीन ना हो, क्योंकि डाइट नमकीन में भी आपका इनडायरेक्टली सॉल्ट और आपका सैचुरेटेड फैट्स भी उसमें पड़े होते हैं ऑफ सम एक्सटेंट, वो फ्री ऑफ एनीथिंग नहीं है। डाइट कोक आजकल बस सिर्फ नाम आ गया है, ऑर्गेनिक फूड, डाइट फूड, दिस फूड, दैट फूड, बट दैट इज नॉट दैट एग्जैक्टली गुड, राइट। देन क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है स्ट्रिक्टली हाइपरटेंशन को ठीक रखने के लिए? सबसे पहला फैट है, फैट के कंटेंट वाली चीजें हमें अवॉइड करनी है, स्पेशली डाइट लो इन फैट में रिड्यूस द रिस्क व्हाइल दे हेल्प इन कंट्रोल वेट लॉस ऑल्सो। सबको पता है वाली बात। तो पकौड़ा, पूरी, पराठा सीजन आ गया है, रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगी, तो ट्राई टू अवॉइड लिटिल बिट कि अगर ठीक है आपको जिस दिन त्योहार है आपको बनाना है पूरी पराठे बना लीजिए, पर अगले दिन खिचड़ी या पुलाव हल्का खाना बना लीजिए, या शाम के टाइम एक मील कम कर लीजिए, है ना। इस तरह से हम कैलोरी को मेंटेन कर सकते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, स्किम मिल्क, टोन मिल्क, इस तरह का हमें यूज करना है। जो आइसक्रीम्स हैं, केक्स हैं, इसको हमें अवॉइड करना है।
हेल्दी कुकिंग ऑयल हमें यूज करना है। कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम हमारे जहाँ के आप रहने वाले हो, कहीं भी आप रहते हो, तो वहाँ का लोकल एक ऑयल होता होगा हमेशा। लाइक कोकोनट ऑयल आपका साउथ में है, पीनट ऑयल आपका गुजरात और राजस्थान में होता है ना। नॉर्थ इंडिया में हम लोग ज्यादातर सरसों का तेल खाते हैं, ठीक है। तो जिस जगह में जो नेचुरल ऑयल मिलता है आप 1 लीटर वो यूज करिए, ठीक है। कितना हमें जरूरत पड़ना है, वी कैन से 30% हम वो यूज करें। 30% कोई भी आप ऑयल जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कीजिए, राइट। और 30% हम आपके क्या कहना चाहिए, घी या बटर या चीज, इन तीनों चीजों को ले सकते हो। तो 30-30-30 का रेशियो बना के रखिए, तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। डिफरेंट तरह के ऑयल्स यूज कर सकते हैं आप, तो ये हेल्दी कॉम्बिनेशन है। एंड थर्ड सेकेंडली कि जो ऑयल्स हैं उन ऑयल्स में आपको देखना है कि वो ऑयल सीड से बने हुए ऑयल हो। सोयाबीन इज नॉट अ ऑयल सीड, ठीक है। आपका ऑलिव इज एग्जैक्टली नॉट द ऑयल सीड, लेकिन ठीक है वो आप बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं और हम लोगों ने वो बहुत यूज भी किया, और उसी वजह से सोयाबीन ऑयल यूज करने की वजह से हमारी दुनिया में थायराइड की परेशानी इतनी तेजी से बढ़ी है। वरना पहले थायराइड के बारे में कोई नहीं जानता था। ये सोयाबीन ही है जिसने थायराइड हमारे देश को दिया या कहीं भी किसी भी कंट्री को दिया है ना। तो लेट्स समराइज। सबसे पहला, स्मोकिंग स्ट्रिक्टली क्विट करना है, वेट को कंट्रोल करना है, एक्टिव रहना है, मेडिसिन टाइम पर खानी है, और लो फैट हाई फाइबर डाइट हमको खानी है, इस पर ध्यान देना है। क्या करना है हमको, अपना बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 23 तक लेकर आना है। दो आपका कहना चाहिए 19.9 से लेकर के 24.99 हमारा है, लेकिन एशियन कंट्रीज के लिए 18.5 टू 23 है, क्योंकि हम लोगों को जो एब्डोमिनल वाली पियर शेप हम लोगों की रहती है, हमारा उस बॉडी में हम लोगों का पेट जल्दी बढ़ता है और हम लोगों का मोटापा बहुत तेजी से आता है। तो हम लोगों का बॉडी मास इंडेक्स इज दिस वन। तो इसके अंडर में आपको लेकर आना है अपना हाइट एंड वेट के रेशियो, ओके। इसके लिए क्या करेंगे, आप हेल्दी डाइट खाएंगे और फिजिकल एक्टिविटी एक्स्ट्रा करेंगे, इस पर हमें ध्यान देना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमें 5 to 20 मिलीमीटर मरकरी को हमें धीरे धीरे कम करने के लिए आपको 22 पाउंड वेट लॉस करना है। तो आप भी देख सकते हो कि अगर आपने 10 किलो के आसपास वजन कम कर लिया तो आपको आराम से सीधे सीधे, अगर अपना ब्लड प्रेशर इतना कम करना है तो आपको इस टारगेट को अचीव करना। सिंपल आइडिया। अडॉप्ट डैश डाइट। डैश डाइट के बारे में आपको स्ट्रिक्टली मैंने बताया था सोडियम कंटेंट के ऊपर। तो उससे आप क्या कर सकते हो, 8 से 14 mm अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हो। कैन यू सी दैट? इसके लिए और साथ साथ में आप क्या करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाएंगे, लो फैट प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे और अपने फैट को कम करेंगे। फैट तो हमारा लास्ट तक काम आने वाला है, ओके। रिड्यूस डाइटरी सोडियम स्ट्रिक्टली। डैश डाइट में हम किन 2 चीजों पे काम करते हैं, फाइबर बढ़ाते हैं इधर, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट करते हैं, फैटी चीजें कम करते हैं, और तीसरा हम क्या करते हैं, सोडियम लेवल को कम करते हैं। तो उससे हमारा बेनिफिट हो रहा है 8 से 14 mm आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सिर्फ सोडियम कम करने से आपका 2 से 8 मरकरी कम हो जाता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बढ़ना है। सोडियम इंटेक के बारे में हमने बात किया था, 1500 से 2400, यानी कि लगभग 1/3 से हाफ ऑफ टी स्पून तक आप आराम से लीजिए, तो आपका सोडियम लेवल भी कम हो जाएगा, है ना, और जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कम अगर आप प्रॉपर करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, और अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, है ना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पसीना आना चाहिए। ऐसा नहीं हम तो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं जी, हम तो 1 घंटा योगा कर रहे हैं, हम 1 घंटा वॉक पर जा रहे हैं, लेकिन आपकी अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। हमारा मेन फोकस कहाँ होना है, ऑक्सीजन इनहेलेशन पर होता है। प्राणायाम क्यों करते हैं, हमारी कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए, और ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। इससे भी हमारा 4 to 9 mm मरकरी हम अपना कम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। अल्कोहल अगर आप स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो 2.5 से 4 mm मरकरी को आप कम कर सकते हैं अपने अल्कोहल इंटेक को लिमिट करके, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, patient hearing, and we are open for the questions now. 2-3 things I would like to just suggest over here कि जैसा कि हम सब चीजें मैं आपको बताया, आपको डाइट के बारे में मैंने बताया, एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया, तो हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए हमारे पास 4 सोर्सेज होते हैं, जो एक टॉपिक पॉइंट में कवर करना भूल गई हूँ। पहला सोर्स आपको पता है, फूड, सबको पता है। एनर्जी लो है, थक गए, फटाक से फूड ले लेते हैं, राइट। सेकंड हमारा सोर्स क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? मैं स्लाइड शेयरिंग बंद ही कर देती हूँ। अगर आप लोग नंबर नोट करना चाहें, या सर मेरा नंबर शेयर कर देंगे, यस,
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एनर्जी सोर्सेस की। तो पहला फूड के ऊपर हमने बात किया। दूसरा एनर्जी सोर्स क्या है, कोई बताना चाहेगा हैंड रेस करके? एनीवन? मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों से। सन, सूर्य। आप लोग कोई बताना चाहेंगे? सब लोग लगता है मेडिटेशन मोड में चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है। पानी, पानी कह सकते हैं। धूप। पानी, धूप हो सकती ओके। है, धूप। योग, योग, यस। और सूरज की किरण है, सूरज, धूप। सूरज की किरणें, वेरी नाइस। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग करते हो, सांस, प्राणायाम। यस, प्राणायाम। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां हो जाए आपके लिए, है ना? क्यों? देखिए, सांसों पर हम कितना काम करते हैं। पहली चीज क्या होती है? सांस। पता चलता है हम आ गए दुनिया में। दूसरी चीज क्या होती है? लास्ट, दुनिया की लास्ट ब्रेथ इज अगेन हम दुनिया से चले गए। तो सबसे पहला एनर्जी सोर्स हमारा सांस ही है, फर्स्ट सोर्स आदरा में कहना चाहिए, है ना? तो इस पर हम बहुत काम करते हैं। प्राणायाम भी हम बहुत करते हैं और ब्रीदिंग पैटर्न पर हम काम करते हैं। तो ब्रीदिंग पैटर्न पर भी हम लोग बीइंग अ डाइटिशियन में काम करती हूँ कि किस तरीके से आपको ब्रीदिंग पैटर्न अपना सुधारना है। जैसा मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस कोर्स हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में एक होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न सिखाते हैं, जो कि आप अपने रेगुलर प्राणायाम और रेगुलर जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ में कर सकते हैं और अपने लंग्स की कैपेसिटी सुधार सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी सुधारने का मतलब है आपकी आधी परेशानियां दूर हो गई, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सेकेंडली, ऑक्सीजन जब बॉडी में ज्यादा जाता है तो आप उस एनर्जी को यूज करते हैं पॉजिटिव वे में, क्योंकि वो टॉक्सिन्स कुछ नहीं छोड़ रहा, फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है जो हम एक्सेल कर देंगे। तो किसी तरह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, जो कि हमारे फूड के थ्रू इकट्ठे होते हैं। क्योंकि सबको पता है फूड हमने, अगर मान लीजिए डेली का आप कितना फूड खाते होंगे, कुछ आइडिया है किसी को? कितना किलो फूड खा लेते हैं? एनीवन? 2 to 3 kg। है ना, आराम से। और 2 to 3 kg निकालते तो नहीं है हम लोग एग्जैक्टली, है ना? 2 to 3 kg से हमारा मुश्किल से 200, 300, 400 ग्राम, मैं कहती मैक्सिमम 500 ग्राम निकाल देते होंगे। बाकी का हमारी बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, चर्निंग हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, कुछ रेसिड्यूज हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठे हो गए, राइट? तो वो हमारी बॉडी में परेशानियां कर रहे हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा कम करना है। इधर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। ऑक्सीजन लेवल कैसे? प्राणायाम एनर्जी से, प्राणायाम करके, वर्कआउट करके अपना ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाइए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि एज अ डाइटिशियन मेरा ये रोल नहीं होता, बट मैं इसके ऊपर बहुत काम करती हूँ आजकल। तो ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले, वो आप प्राणायाम करिए, आप हैप्पीनेस का करिए, आप सुदर्शन क्रिया करिए, या फिर आप कुछ कहा किसी ने? ओके, राइट। दूसरा हमने कहा फूड। तीसरा हमारा है वाटर से वो डिटॉक्स करेगा। जो हमारा सनलाइट है, देखिए सनलाइट से डायरेक्टली हम सनलाइट में नहीं बैठ सकते, तो थ्रू फूड हमें वो एनर्जी दे रहा है, थ्रू नेचर हमें वो एनर्जी दे रहा है, बट हम डायरेक्टली सिर्फ विटामिन डी फॉर्म में ले सकते हैं। एंड एक और चीज हम भूल रहे हैं, हम जब बहुत थक जाते हैं क्या करते हैं? सो जाते हैं, स्लीप। उससे वापस हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। तो ये 4 हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी एनर्जी लेवल को देते हैं, राइट? सो एनी क्वेश्चंस? आप लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने चैट बॉक्स में दिए या अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे? काफी समय ले लिया मैंने आप सभी लोगों का। नॉर्मल सॉल्ट जो है उसका सब्स्टिट्यूट सेंधा नमक बोलते हैं, उसका क्या है इम्पोर्टेंस? सेंधा नमक के बारे में अगर मैं बात कहूँ, देखिए तो सेंधा नमक में वही है कि आपका सोडियम उसमें थोड़ा कम होगा। पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम होता है, सोडियम क्लोराइड इज आपका प्लेन टेबल सॉल्ट। सेंधा नमक में क्या है? आपका पोटेशियम लेवल भी है, पोटेशियम भी है, या काला नमक भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। सोडियम कम करने के लिए आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, जिसका अगर ब्लड प्रेशर आपका लेवल 2 या 3 पे है। लेकिन सेंधा नमक सबको नहीं खाना है, ये मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सोडियम हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की जरूरत है, हमारी कुछ कुछ फंक्शनिंग की जरूरत है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, रेगुलरली अपने घर में सेंधा नमक यूज करने लगते हैं, है ना? तो प्रेगनेंसी में हमें सोडियम की जरूरत है। हम, हमारे घर में बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, है ना? तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। तो हर चीज में हम सेंधा नमक यूज ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जिसको ब्लड प्रेशर है, यस, उनके लिए अच्छा है,
वो लोग यूज कर सकते हैं। राजीव जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? इधर मैंने लिख दिया है। आप बोल दें। जी बहुत नमस्कार, बढ़ प्रणाम। जाए, हाँ मैं देख पा रही हूँ। हाँ जी राजीव जी, जैसे कि 178/124 तब इमरजेंसी में क्या किया जाए? इमरजेंसी इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर। ये मैंने आपको बताया भी था, आपका 178/124 के आसपास सेकंड और थर्ड स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर है ना? तो सबसे पहले तो आप किसी और को बोलेंगे घर में अगर आप हैं कि डॉक्टर को कॉल करें। आपने अगर अपनी कोई मेडिसिन बाई चांस मिस कर दी है तो उस मेडिसिन को लेंगे एंड लेट जाइए आराम से, रिलैक्स कीजिए। वाटर, पानी पी सकते हैं हम, क्योंकि पानी पीने से क्या होगा कि पानी आपके साथ में जो आपके सलाइन के साथ में वो कंबाइंड होकर के आपको यूरिन आएगा तो उसके थ्रू थ्रेशर हो जाएगी टॉक्सिन्स। तो इन दोनों तीनों चीजों में से आप कुछ भी कर सकते हैं और डॉक्टर को तो बुलाना ही है इमीडिएटली। जी डॉक्टर ने जैसे टैबलेट दी है सेमेटॉल जी और टेल्मा 80 या टेल्मा 40 रेगुलर चलती है, जी तो उस केस के चलने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी बहुत शूट कर जाता है। जी तो ऐसे केस में एक बार डॉक्टर के यहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल में गए भी हैं, तो बस वो कहते हैं ठीक है आपका ट्रीटमेंट वही जो चल रहा है वही चलेगा, बस आप लेट जाइए। तो क्या ये रिस्क घर में भी लिया जा सकता है कि वो टेबलेट क्या रिपीट की जा सकती है, टेल्मा या सेमेटॉल? अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया तो यस यू कैन डू इट। बट सबसे बड़ी चीज कि हम लोग देखिए योग से, ध्यान से और मेडिटेशन से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि अपनी बॉडी को काम स्टेट में लेकर आना। और मेरे ख्याल से आप लोग रेगुलरली करने से इन चीजों को अचीव भी कर पाएंगे। मेडिटेशन और प्राणायाम, ये हमें, प्राणायाम और योगा क्या करता है, बॉडी माइंड सोल को एक लय में लेकर आता है ना? और मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप अपने आप में अपने सिस्टम को ठीक करते हैं। तो उसको जरूर आप सब लोग करते रहिए, क्योंकि उससे क्या है, बॉडी रिलैक्स होगी और जितना जल्दी आप ट्रिगर नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेस से दूर रहना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? और कई ये आपका लो बीपी के लिए क्या कोई अलग से उसका वो है, या लो बीपी भी बहुत सारे महिलाओं को होता है? हाँ जी हाँ तो जी, उसके लिए यस यस। हाँ, आज एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर पर बात किया था। लो बीपी में ऐसा है कि अगर लो बीपी के ऊपर महिलाओं के वाले में मैं पूरा डिटेल में एक बार फिर से कभी डिस्कशन करूंगी जब मैं महिलाओं का कोई एक टॉपिक कवर करूंगी। बट फिर भी थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि अगर जिनको लो बीपी रहता है तो वो सोडियम पोटेशियम लेवल की एक तो जांच करवा लें। अगर उनका वो जांच सोडियम पोटेशियम लेवल कम आता है तो उसको वो देखेंगे। सबसे पहला तो ये है ना। सेकंड थिंग आपका रहेगा कि वो कॉफी ले सकते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है उनको, या ब्लड प्रेशर की कोई वो दवाई नहीं लेती है, ठीक है, उसको वो कर सकते हैं, है ना। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, ये आपका नींबू पानी ले सकते हैं। नींबू पानी इज वेरी गुड। नींबू पानी से फायदा क्या हो जाता है कि आपका इमीडिएटली आपका जो है ना शूट हो जाता है ब्लड प्रेशर। उसमें अगर आपको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, तो आप आराम से नमक चीनी डालिए और उसको फिर अच्छी तरीके से कंट्रोल कीजिए। राइट? Can we take lemon with honey? यस यस, आप ले सकते हैं। Thank you. हम 3-4 साल से कंटिन्यू सेंधा नमक खाते हैं खाने में, तो सही है क्या? हमें, मेरे को और मेरे हस्बैंड को भी बीपी है ये। अच्छा, ओके ओके। और घर में आप दोनों लोग ही नमक को खाते हैं या और कोई भी खाता है? नहीं मैम, खाने में बिटिया है और बेटा है तो कंटिन्यू यही खाते हैं। मतलब आप सभी लोग यही खा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो बिटिया और बेटा को आप ये चीज बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट, मतलब अगर उनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो दे कैन हैव लिटिल बिट एक्स्ट्रा सॉल्ट। ओके मैम, है ना, क्योंकि उनको अदरवाइज, या फिर वो सॉल्ट की जगह कुछ और ऐसी चीजें खाएं। जैसे हमने आपको बताया ना, सोडियम नेचुरल भी होता है अवेलेबल। बेटर यही है क्योंकि आप दोनों को है, तो जैसा कि हमने काउंट किया है कि हेरिडिटरी जी, है ना, तो चांसेस रहते हैं लाइफ में। तो बेटर ये रहेगा कि जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें सोडियम लेवल होते हैं, वो कंटेंट वो थोड़े अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा लें, क्योंकि उनका सोडियम पोटेशियम कम नहीं जाना चाहिए। तो वो एक बार चेक करा लिया करें साल 2-3 साल में, क्योंकि वो भी बच्चे भी बड़े ही हो गए होंगे आपके, है ना। ओके मैम। तो वो एक बार आप साल में हेल्थ चेकअप जब कराते हैं, सोडियम लेवल पे मैं हमेशा बीइंग अ डाइटिशियन हमेशा टेस्ट पर फोकस करती हूँ कि सोडियम लेवल आपका कितना है, पोटेशियम लेवल आपका कितना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सब एक क्वेश्चन पूछना था जी। मैं जो है ना जब बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ, जी धीरज जी। बीपी जो है बहुत हाई मिलता है, जी।
और जब मैं घर में जब रहता हूँ अपने घर में बीपी चेक करता हूँ तो बीपी कम रहता है। और जो गाँव के जो छोटे जो डॉक्टर हैं वहाँ पे कम मिलता है। उन्हें इतनी ज्यादा दवाई क्यों लिखी, इतनी मत खाओ, तो वो डॉक्टर जो है दवाई कम कर देते हैं। तो मैं करता हूँ जी 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 हॉस्पिटल में, तो वहां जाकर के जो एक तो डॉक्टर लेट आते हैं जी टेंशन हो जाता है जी आएंगे, किसी का जो है हार्ट का ऑपरेशन किया हुआ है वो बीच में छोड़ के चले जाएंगे, उससे बीपी हाई हो जाता है। तो वो वहां जाकर जब चेक करते हैं तो वो 200 को पार कर जाता है, 200 वाई। जी जी देवेंद्र जी बोलते नो 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 दिस इज लास्ट दवाई, अब इसके बाद तो आपको एक्सपायर्ड होना है, इसको दवाई बिल्कुल नहीं देना। मैं फिर घर में आकर के मैं अपना एक आध दोबारा चेक खत्म हो जाता है मेरा डॉक्टर के प्रति, क्योंकि वो बहुत लेट कर देते हैं। तो अब घर में आके चेक करता हूँ तो नॉर्मल है बीपी। और जो गांव के दूसरे डॉक्टर हैं और कईयों को दिखाया तो बीपी ठीक रहता है, वो बोलते इतनी दवाई मत खाओ। जी देखिए यहाँ पर वही देवेंद्र जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको मैंने जैसे बात किया था कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है ब्लड प्रेशर चेक करवाते समय, मैंने 2 स्लाइड स्पेशली वो की थी। तो एक तो आप उन फैक्टर्स को देखिए, क्या आप वहां पहुंचकर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लेटते हैं कि नहीं लेटते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर आपका, अभी सबसे पहली स्लाइड, ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी जो ब्लड के अंदर जो ब्लड हमारा बह रहा है उसका प्रेशर नोट कर रहे हैं, है ना। अब आप बड़े हॉस्पिटल में गए, चारों तरफ का सराउंडिंग देखा आपने, आपका जो कहना चाहिए हार्ट रेट ऑटोमेटिक बढ़ गया। हम खुशी में होते हैं, हम नाच रहे होते हैं, हम बहुत फिजिकल एक्टिविटी हाई कर रहे होते हैं, हमारा तभी ब्लड प्रेशर अप डाउन करेगा, राइट, रेज होगा ना, फ्लो बढ़ेगा। पर क्या है, हमारी इधर धमनी थोड़ी कंस्ट्रिक्टेड है, श्रिंक हो गई है, सुकड़ी हुई है, तो वो प्रेशर से जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना योगा एक्सरसाइज भी धीरे धीरे ही बढ़ानी है, सडनली नहीं बढ़ानी है। तो एनवायरमेंट सराउंडिंग्स की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है, पहला का फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आपने उस टाइम प्रॉपर रेस्ट किया कि नहीं किया। आप प्लीज म्यूट कर लेंगे, इको हो रहा है साउंड, है ना। तीसरा चीज क्या है कि रेस्ट प्रॉपर, और आप हॉस्पिटल में पहुंच के ना एक बार यूरिन पास कर लीजिए। ब्लैडर का भी मैंने बताया था एक पॉइंट कि कई बार क्या है, हमने बाथरूम जाना था और हमारा वो प्रेशर में था तो उसकी वजह से भी आ गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप उसको माइंड से निकाल दीजिए पहली बार। और आप हमेशा सेकंड ओपिनियन, जब भी कभी डॉक्टर से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, ऑलवेज गो फॉर द सेकंड ओपिनियन। 2 डॉक्टरों को जरूर आप संपर्क कीजिए और तब आप बीच का रास्ता अपनाइए। अगर आप ठीक रह रहे हैं, आप सेम दवाई से ठीक रह रहे हैं, या फिर आप कम डोज करके ठीक रह पा रहे हैं, हो सकता है दूसरे डॉक्टर ने आपका थोड़ी कम कर दो, आप थोड़ी कम डोजेस लेके थोड़े दिन देखकर देखिए, आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, इट्स वेल एंड गुड। क्या नुकसान क्या है उसमें, क्योंकि बीइंग इन प्रिवेंशन, हम सभी लोग यहाँ जितने लोग हैं, मुझे लगता है सब प्रिवेंशन पर काम करने वाले लोग हैं। दवाइयां तो मजबूरी है हमारी, है ना, तो मजबूरी को मजबूरी तक ही रहने देते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और धीरे धीरे अपने आप को बिना मेडिसिन के दवाई, मैं तो चाहती हूँ कि सारे सब लोग दवाइयां लेना बंद कर दें। डॉक्टर मुझे निकाल के हॉस्पिटल से बाहर भेज देंगे अगर वो सुनेंगे इस वीडियो को कि तुम घर ही बैठ जाओ, हॉस्पिटल में मत आओ, है ना। डॉक्टर साहब मैं सजेस्ट चेक कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। जिसकी वजह से एक डिवाइस बंद कर दीजिए प्लीज। जी हाँ अनूप जी बोलिए, आप क्या कह रही हैं। अनूप जी अनम्यूट करके बोलिए। अनूप जी हाँ बेटा अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा भी है ना, जैसे प्रेगनेंसी चल रही है, अभी 9th मंथ स्टार्ट हुआ है अभी, और स्टार्टिंग से मेरा बीपी हमेशा से ही लो रहा है। जैसे 70 और 100 के आसपास ही रहता है, कभी नॉर्मल नहीं रहा। ओके तो कुछ आप कितना बीपी रहता है एक बार बताइएगा। 70 और 100 के आसपास रहता है। ऊपर वाला कितना रहता है। ऊपर वाला 100 रहता है। तो 100/70 बेटा ठीक है, 70 रहता है। 100/70 ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100/70 इज ओके 9th मंथ में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, ये बीपी बहुत अच्छा है, आप रिलैक्स रहो आराम से। थैंक यू मैम। है ना, और खाने पीने का थोड़ा ध्यान दो, बेबी का ग्रोथ अगर ठीक अच्छा हो रहा है, कोई टेंशन मत लो, 9th मंथ चल रहा है, मजे से रहो, खुश रहो, योगा एक्सरसाइज जो भी बताई गई है, जितना वॉक, जितना जो कुछ कर सकते हो, और हेल्दी खाना खाओ, बिकॉज इस समय बच्चे का वेट बढ़ता है, और आपका वेट ना बढ़े, प्रोटीन अच्छे से खाइए, ठीक है।
एक सवाल आ रहा है शायद, कितना थर्ड स्टेज का जो बीपी पूछ रहे हैं, थर्ड स्टेज का बीपी कितना होना चाहिए? 180/110, 180/110 या उससे ऊपर है तो आपका थर्ड स्टेज ऑफ बीपी। दीदी एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी। बीपी बढ़ रहा है, ये सामान्य रूप से हम किस परेशानी के द्वारा अनुभव करेंगे? बीपी बढ़ रहा है, देखिए आपको अंदर से घबराहट महसूस हो सकती है। कई बार लोगों को देखा है उनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, सिर में दर्द बढ़ रहा है ना। कई बार अचानक से आंखों के आगे धुंधलापन आ गया, इस तरह से कुछ भी परेशान, कोई भी सिम्टम आपको महसूस हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर अनूप जी कुछ पूछ रहे हैं, अनूप जी पूछिए। जी अनूप जी। मैं ये कह रहा था कि एनर्जी लेवल का प्रश्न करा था मैंने, लेवल योगा से भी अपन को मिल जाती है ना। जो मैंने एक्सरसाइज उंगली वाली ये इस टाइप है, अगर अपन नॉर्मली करते हैं तो मैंने देखा है कि कई लोगों को मैंने करा है तो इस टाइप से उसको बहुत एनर्जी लेवल बढ़ जाता है उनका। जो बिल्कुल ये सोचते बिल्कुल जान नहीं है शरीर में, उनके शरीर में मैंने जान आती देखी है, क्यों करता हूँ लोगों को। बिल्कुल 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 सही बात। तो योगा एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल, अल्टीमेटली आप योगा करें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप कुछ भी करें। मैं कहती हूँ जो बच्चे आजकल के यंगस्टर्स जिम जाते हैं, बट जिम से क्या है, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, बट आपका ऑक्सीजन इनहेलेशन कितना बढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यंग जनरेशन बैठ करके अपना ऑक्सीजन नहीं बढ़ाना चाहती, वो सोचती है दौड़ के, चलो किसी भी तरह से। हमारा मेन पर्पस क्या है, ऑक्सीजन इनहेलेशन बढ़ाना। ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा तभी जब आप अच्छे से एक्सेल करेंगे प्रॉपरली और इनहेल करेंगे। दो फायदे हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो डेड पड़ा रहता है, हम 1/3 ऑफ कैपेसिटी लंग्स ही यूज करते हैं, केवल 1/3। जो लोग रेगुलरली भस्त्रिका करते होंगे उन्हें एहसास होता होगा कि उसके बाद कितना एनर्जाइज फील करते हैं। पूरे सुबह सुबह करने का पूरा 2 घंटे में फटाफट काम पे लग जाओगे सारे लोग, और हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब काम कर लेंगे। और जो लोग अब सोकर उठे होंगे वो हमसे धीरे काम कर रहे होंगे। द रीजन बिहाइंड दैट हमारा एनर्जी लेवल हाई हो गया, ये तो क्या है ना। जैसे हम लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं, उसमें भस्त्रिका करते हैं और उसके बाद 3 पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग होता है। अलग अलग पैटर्न्स में हम ब्रीदिंग सीखते हैं, और वो ब्रीदिंग पैटर्न इतना बढ़िया होता है कि आप एक बार सीख लेते हैं, लाइफ टाइम आपके काम आता है। आप लोग अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज हमारे संग जुड़ना चाहते हैं, हमारे संग हेल्प करना चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल एज वेल, तो भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोग कभी भी मुझसे चाहते हैं किसी भी तरह की कोई सहायता लेना, तो हमारी टीम हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहेगी। हम लोग न्यूट्रिशन, हेल्थ और पीरियड्स पर बहुत काम कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पर हम स्कूल्स में जाकर के, सोसाइटीज में जा करके वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर कर रहे हैं तो प्लीज आप बताइएगा। जी कोई कुछ कह रहा था अभी? ब्लड प्रेशर थोड़े दिन पहले 180/120 हो गया था ना। हाँ। और कोई सिम्टम नहीं था, कोई हेडेक नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। तो थोड़ा सा बॉडी में मेरी पेन हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास चला गया, तो उन्होंने मेरा बीपी भी नहीं चेक किया। उन्होंने कहा ये कुछ और रीजन था, ये टेस्ट वाला, वो टेस्ट वालो। आज मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बीपी भी चेक कर लीजिए। जब बीपी चेक किया तो बहुत हाई निकला, 180/120। ओके। तो उसमें कोई सिम्टम नहीं था। ओके। ये क्या रीजन हो सकता है? अभी आजकल तो 135/82 पे है। जी। बीपी, जैसा कि बीपी के लिए मैंने आपको बताया था बीच में कि बीपी के संग एक सबसे बड़ी परेशानी है, कोई सिम्टम नहीं आता, कई बार कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है। जी। है ना, बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि आपको किसी साइलेंट किलर, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है, अगर आपने सुना होगा, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो 4-5 चीजें हमने बताई ना, 5 उंगलियां, 5 गुरु मंत्र याद रखिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना ही करना है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू। मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर भी डाल दिया है, अगर आप लोग किसी भी तरह का कुछ भी के बारे में आपने सबकी जानकारी में वृद्धि की। कई बार थोड़े समय में इतनी बात ध्यान में नहीं भी आती है, तो जीवन जी उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे सब लोगों को, और हम चाहेंगे कि आप लोग उसको दोबारा से भी देखें।
और अगर कुछ बिंदु आपने मिस कर दिया है, जैसे आमतौर पर मैंने देखा कि ऐसे डॉक्टर बड़े ही जनरस होते हैं, तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया है और अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए भी हमको कहा है, तो उसके लिए भी मैं डॉक्टर साहब का विशेष रूप से आभार करता हूँ। और मैं हमारे साथी दीप पंत जी, जिनकी वजह से, जिनके सौजन्य से डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद करें, जो औपचारिक रूप से धन्यवाद करें, जो हमारे इस बीच में अधिकारी शायद नीता भंडारी जी, सुषमा जी इत्यादि आए थे, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। एक बार दीप पंत जी कहें तो, अगर सरोज जी आप कुछ कहना चाहें तो कहें उनसे पहले। जी, मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतनी जानकारी दी, इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया, हमारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और ये बीपी हर एक को है, किसी को लो और किसी को हाई, कोई व्यक्ति बीपी से नहीं बचा हुआ। तो आपने बहुत विस्तार से और किचन के बारे में जो चीजें बताई, किस प्रकार से हमको किचन में चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे नमक है, मैंने स्वयं अपने घर में चेंज कर दिया सेंधा नमक, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं सोच पाई कि बच्चों का भी इस खरीद करना है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है जी। मैक्सिमम लोगों को देखते में सुनने में आता है कि उन्होंने सेंधा नमक पे चले गए हैं जी। पर ये बच्चों वाली बात किसी के ध्यान में नहीं है, वो अपने हिसाब से कि हमें बीपी है तो चेंज हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत सारे बिंदुओं को आपने लेते हुए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा लगता रहा है कि आपको दोबारा जल्दी ही बुलाया जाए। थैंक यू वेरी मच सरोज जी। मैं हमेशा तत्पर हूँ और अवेलेबल हूँ। और हम लोग, मैं वही कहना चाह रही थी, मैं पंत जी को या जो भी आप मुझे बताना चाहेंगे, एक नंबर मुझे मैंने दे दिया है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग लिंक्स वगैरह भी दे देंगे, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। और आज शाम को भी बल्कि 5 बजे फेसबुक पर हम लोग एक ले रहे हैं अभी, क्योंकि वो चल रहा है हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो जो भी महिलाएं आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि जो भी महिला प्रेग्नेंट है या जो अभी स्तनपान करा रही है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या स्टेजेस होनी चाहिए, किस तरह से फीडिंग करवाना है, क्या खाना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में कि लोग प्रेग्नेंट तो हो रहे हैं लेकिन वो फीडिंग नहीं करवा पा रही है। लेकिन ये लिंक कैसे मिलेगा? ये आपको मैं अपना नंबर दे दूं या किस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, या आपका नंबर मेरे पास है लेकिन आपका लिंक कैसे मिलेगा मुझे? आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो लोग चाहते हैं, या फिर मुझे सर कह रहे थे ना ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, जैसा भी है मैं सर को भेज दूंगी, वो अपने ग्रुप में दीदी इनको ना ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। जी, मैं आपको नंबर भेज दूं, फिर आप ऐड कर दें, फिर आपके माध्यम से जो लिंक मिलेगा मैं कुछ ग्रुप में रजिस्टर डाल दूंगी और दीप सर के माध्यम से भी हो सकता है। तो मैं आपके श्री दीप जी से कहूंगा, दीप जी कृपया धन्यवाद, क्योंकि हम हर सप्ताह एक किसी भी अच्छे टॉपिक पर लेकर ही आते हैं, क्योंकि हमारी टीम है पूरी डाइटिशियन की, तो मैं उसको सब इस तरफ ला रही हूँ कि नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करो जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हो। तो अलग अलग टॉपिक मिलेंगे आपको, तो आपको अच्छा भी लगेगा, और आप जिस भी टॉपिक पर भी बात करना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा, तो हम उस पर भी तैयारी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और दीप पंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सौजन्य से आपसे मिलना हुआ हमारा। और दीप जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि धन्यवाद करते हुए शांति पाठ कराएं। जी फिर आ जाए एक बार, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कभी भी। ठीक है अनूप जी, ठीक है। एक बार आप लोग सभी चाहें तो डॉक्टर अर्चना जी का तालियों से माइक ऑन करके आप लोग कर सकते हैं, या सभी लोग माइक ऑफ करें, एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सहयोग दिया और आपने अपने ज्ञान, हमें इतना ज्ञानवर्धन, इसका हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। गहरा लंबा सांस भरेंगे। शांति
अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। क्षण भर के लिए शांति का आनंद लें। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर घर्षण करें और उसको अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर पर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, सेम टू यू।